हेलो, सो दिस इज लेक्चर 4 फॉर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेक्चर 1, 2 और 3 में हमने पूरी की पूरी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जो चैप्टर है उसको डिस्कस किया है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं कि पिछले साल में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ फ्रॉम AIPMT 2006। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, हमारे को क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने को पूछा है। ठीक है, हमारे को ऑप्शंस में से देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द रेसिडुअल एयर इन द लंग्स स्लाइटली डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स। ओके, सो जब आप रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि जो रेसिडुअल एयर होता है या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है हमारे लंग्स का, वो क्या होता है, वो लंग्स में रह जाता है उतना सा एयर एंड वो कभी भी बाहर नहीं आता है। अभी अगर कभी भी वो एयर बाहर नहीं आएगा तो वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना ही वो CO2 रिच एयर लंग्स से बाहर लेके आ सकता है, ना ही वो O2 रिच एयर बाहर से अंदर लंग्स के अंदर लेके जा सकता है। अगर वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रीथिंग को स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा डिक्रीज कर दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बट हमारे को क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बताया गया है, द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। ओके, यहाँ पर बर्ड्स की बात की गई है, क्या बोल रहे हैं कि नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स जो होते हैं बर्ड्स में, वो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी उनके रेस्पिरेशन की। ओके, सो इस ऑप्शन को हमने पढ़ा नहीं है, इस ऑप्शन को अभी स्किप करते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इंसेक्ट्स की बात की गई है, इन इंसेक्ट्स द सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बल्कि उनमें ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, एयर के ट्यूब्स होते हैं जो कि बॉडी में डायरेक्टली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते हैं टिश्यूज़ को, ना कि वो बॉडी फ्लूइड्स में जाकर के डिफ्यूज़ होता है देन वो ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सो यहाँ पर क्या बताया गया है, इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज़, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर कौन काम करता है, ट्रैकियल ट्यूब्स काम करते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स। एंड ट्रैकियल ट्यूब्स क्या होते हैं, एयर ट्यूब्स। ठीक है, उनके थ्रू आउट द बॉडी क्या रहता है, एयर के ट्यूब्स रहते हैं जिनको हम ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, कहाँ पर, टिश्यूज़ में। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, एंड हमारे को क्या पूछा था, इनकरेक्ट ही पूछा था, तो यही गलत ऑप्शन जो होगा यही करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, The principle of counter current flow facilitates the efficient respiration in gills of fishes। क्या बोल रहा है, जो काउंटर करंट फ्लो रहता है वाटर का वही फैसिलिटेट करता है रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर अगर आप एक फिश को देखते हो तो ये उसका माउथ रहता है, ये इसका आई रहता है, तो वाटर जो रहता है ये माउथ से अंदर जाता है और गिल्स से क्या होता है, बाहर जाता रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो गिल्स रहते हैं यहाँ पर उसको ऑक्सीजन रिच वाटर मिलता रहता है, एंड वाटर से ये ऑक्सीजन को क्या करता है, अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी रेस्पिरेशन होती है। तो ये ऑप्शन जो कि करेक्ट है, बट हमारे को इनकरेक्ट पूछा, इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब रही बात सेकेंड ऑप्शन की, सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीजेज द एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ा रहा है उनके रेस्पिरेशन बर्ड्स में। ठीक है, सो बर्ड्स का जो लंग्स होता है उसमें क्या होता है, देखो ये हो गया बर्ड्स का लंग्स। ठीक है, उसके सामने रहता है एक एंटीरियर एयर सैक, उसके पीछे रहता है एक पोस्टीरियर एयर सैक। ओके, एंड इस तरीके से कुछ उसमें ट्रैक्ट्स रहते हैं। ओके, ये मान लो ये एक्सटीरियर वाला पार्ट है, यहाँ पर माउथ हो गया उनका। तो क्या होता है, एयर अंदर आता है, एयर माउथ से अंदर आता है बर्ड्स की। ठीक है, अंदर आता है, देन वो जाता है कहाँ, पोस्टीरियर एयर सैक में। ठीक है,
एंड ये पोस्टीरियर एयर सैक जो होता है ये नॉन रेस्पायरेटरी होता है, ठीक है, ये नॉन रेस्पायरेटरी होता है, यहाँ से डिफ्यूजन नहीं होता है। पोस्टीरियर एयर सैक कॉन्ट्रैक्ट करता है, पहुँचाता है कहाँ पर, लंग्स में, लंग्स में पहुँचता है। लंग्स के बाद यहाँ पर क्या होता है, लंग्स में डिफ्यूजन होता है गैसेस का, फिर वो जाता है एंटीरियर एयर सैक में। एंटीरियर एयर सैक भी क्या है, नॉन रेस्पायरेटरी है। फिर यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से एयर जो है ये वापस माउथ से बाहर चला जाता है। तो ये होता है कुछ बर्ड्स में। बर्ड्स का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, वहाँ पर एक एंटीरियर एयर सैक रहता है, एक पोस्टीरियर एयर सैक रहता है। एंड यही एंटीरियर और पोस्टीरियर एयर सैक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन रेस्पायरेटरी होते हैं। एंड इन्हीं के वजह से ये क्या करते हैं, पंप करते हैं लंग्स के अंदर एयर को, जिसके वजह से लंग्स में क्या होता है, एयर का डिफ्यूजन होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। सो जो सेकंड ऑप्शन बताया गया है कि प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पायरेटरी एयर सैक इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसी वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे को तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने को बोला है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पर बॉडी फ्लूइड्स नहीं करते हैं, डायरेक्ट ट्रेकियल ट्यूब्स रहते हैं, जो कि एयर के ट्यूब्स रहते हैं, वो डायरेक्ट टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है दैट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिजॉल्व्ड इन ब्लड। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है एज बाइकार्बोनेट्स। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एज कार्बोनेट्स। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, अटैच्ड टू हीमोग्लोबिन। ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है हमारा बॉडी, हमारे बॉडी सेल्स या फिर हमारी बॉडी टिश्यूज जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, उसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हमारे लंग्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस तरीके से पहुंच रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिजॉल्व्ड इन ब्लड। आपको पता होगा कि प्लाज्मा में सिर्फ और सिर्फ 5 to 7% जो होता है CO2 वो डिजॉल्व रहता है, ठीक है। प्लाज्मा में 5 to 7% CO2 डिजॉल्व होकर के पहुंचता है। एज बाइकार्बोनेट्स, जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा कि 70% जो होता है CO2 वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स तक। क्यों, क्योंकि एक एंजाइम रहता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, CO2 को H2O के साथ जोड़ करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, एंड फिर से उस कार्बोनिक एसिड से कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। एंड ये क्या रहता है, रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है, लंग्स में जाकर के वो वापस कार्बोनिक एसिड बनता है, फिर वापस क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। ओके, सो यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, एज बाइकार्बोनेट्स आयन के फॉर्म में 70% ऑफ द CO2 ट्रांसपोर्ट होता है हमारे सेल्स से लंग्स तक। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, एज कार्बोनेट्स तो बिल्कुल ही गलत है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता ही नहीं है। अटैच्ड टू हीमोग्लोबिन में क्या होगा, 20 to 25% जो है CO2 वो ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन में अटैच हो करके। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एज बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। एज बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में जो है मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है हमारे बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है लंग्स तक। क्वेश्चन कहाँ का है ये भी क्वेश्चन है AIPMT 2006 का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी की बात की जा रही है। आपको पता होगा वाइटल कैपेसिटी किसको बोलते हैं, उस एयर के वॉल्यूम को जिसके साथ आप खेल सकते हो, मतलब आप उस एयर को बाहर भी छोड़ सकते हो और अंदर भी ले सकते हो। जितने एयर को बाहर छोड़ सकते हो, जितने मैक्सिमम एयर को अंदर ले सकते हो, वही होता है क्या, वाइटल कैपेसिटी। अभी मैक्सिमम एयर जो आप बाहर छोड़ रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। और उसके बाद अगर आप बोलते हो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हो तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
ठीक है, ये तीनों मिलकर के क्या बनता है, वाइटल कैपेसिटी बनता है। या फिर आप बोल सकते हो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद साथ में क्या रह जाता है, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तब भी बच जा रहा है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी हम लोग किसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, और ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अभी अगर आप टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दो तो ये क्या बनता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वहीं पर अगर आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दो तो ये क्या बनता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, लास्ट में क्या एक बचा रह जाता है, एक बचा रह जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसके साथ आप नहीं खेल सकते, ये रह ही जाता है लंग्स में। ठीक है, अभी अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, आप बोल सकते हो कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर आप क्या बोल सकते हो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो क्या बन जाएगा, वाइटल कैपेसिटी बन जाएगा। ठीक है, इतना सा क्या है हमारा, इतना सा है हमारा वाइटल कैपेसिटी कि इतने से एयर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ओके, या फिर आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रिजर्व वॉल्यूम भी अगर बोलते हो तो क्या आता है, ये वाइटल कैपेसिटी के इक्वल आता है। ओके, अभी अगर ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करने बोल रहा है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करने बोल रहा है, बट यहाँ पर क्या छूट जा रहा है, टाइडल वॉल्यूम छूट जा रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये टोटल लंग कैपेसिटी यहाँ से यहाँ तक टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो क्या आ रहा है, वाइटल कैपेसिटी आ रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सेकंड वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। अगर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को प्लस करते तो हमारे पास क्या आता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आता है, ना कि टाइडल वो वाइटल कैपेसिटी आता है। ओके, सो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो भी क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। एंड फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये टोटल लंग कैपेसिटी से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को माइनस करने बोल रहा है, तो भी हमारे पास वाइटल कैपेसिटी नहीं आता है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, सो जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर वो भी क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कहाँ से है हमारे पास, AIPMT 2008 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज A to D एंड 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ में क्या क्या दिया हुआ है, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में 2500 ml, 3500 ml, 1200 ml एंड 4500 ml। ओके, एंड यहाँ पर करेक्ट मैचिंग पूछा, मैच दी फॉलोइंग में करेक्ट मैचिंग पूछा है कि कौन कौन से का है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ए का 4500 ml। अभी ए क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम है। रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या बोल रहा है, 4500 ml, जो कि कभी नहीं होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, अराउंड 1200 ml होता है। ठीक है, सो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बी 2500 ml। बी क्या बोल रहा है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो होता है वाइटल कैपेसिटी, और वो होता है अराउंड 4800 ml। ठीक है, सो बी का क्या बता रहे हैं, 2500 ml, ये भी बिल्कुल गलत हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, सी में। सी में क्या बोल रहा है, थर्ड में क्या बोल रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना बता रहा है, 1200 ml बता रहा है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम के बाद एक्स्ट्रा आप कितना एयर इंस्पायर कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं।
ठीक है, वहाँ पर क्या बता रहा है 1200 ml बता रहा है। एंड डी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को कितना बता रहा है 2500 ml बता रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 1200 ml से ज़्यादा होता है, ठीक है। डी की बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना बता रहा है 3500 ml बता रहा है। एंड ए दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम को कितना बता रहा है 1200 ml बता रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात हो रही थी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है अराउंड 2500 to 3000 ml होता है, ठीक है। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो 2500 प्लस 500 3000 या फिर 3000 प्लस 500 3500 ml। और ए का क्या बता रहा है रेसिडुअल वॉल्यूम कितना बता रहा है 1200 ml बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जा रहा है करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, क्वेश्चन कहाँ से है AIPMT 2010 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट RBCs इन ह्यूमंस। ऑप्शन फर्स्ट दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल। ऑप्शन सेकंड दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2। Option third is they transport 99.5% of O2, and option fourth is they transport about 80% of oxygen only, and the rest 20% is transported in dissolved state in the blood plasma. Okay, so यहाँ पर RBCs की बात की जा रही है ह्यूमंस में RBCs की बात की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा कि 20 to 25% ऑफ CO2 जो होता है वो RBCs कैरी करता है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है। सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो 20 से 25% CO2 कैरी करता है। हीमोग्लोबिन से जब CO2 बाइंड होता है तो क्या बनाता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है बनाता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, एंड 20 से 25% ऑफ CO2 जो होता है वो RBCs कैरी करती हैं। क्यों? क्योंकि RBCs में ही हीमोग्लोबिन होता है। ओके, सो ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ ऑक्सीजन, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ RBCs जो होती है वो 97% ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करती है। ओके, सो ऑप्शन जो थर्ड है वो भी क्या हो जा रहा है गलत हो जा रहा है। एंड ऑप्शन फोर्थ की अगर हम बात करें दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन ओनली, एंड द रेस्ट 20% इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड स्टेट इन द ब्लड प्लाज्मा, जो कि फिर से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 80% नहीं करता। यहाँ पर RBC 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड जो रेस्ट 3% होता है वो डिसॉल्व स्टेट में ट्रैवल करता है इन ब्लड प्लाज्मा। ओके, सो जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर वो भी क्या हो जा रहा है गलत हो जा रहा है। ओके, सो जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कहाँ से है AIPMT 2010 से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन ए डाइनिंग टेबल. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of. फर्स्ट ऑप्शन है एपिग्लोटिस, सेकंड ऑप्शन है डायफ्राम, थर्ड ऑप्शन है नेक, एंड फोर्थ ऑप्शन है टंग. ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो फ्रेंड क्या कर रहा है, एक डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा है, एक सडनली कफिंग करने लगता है, खांसने लगता है जब वो सॉलो कर रहा था कुछ फूड को. ठीक है, ये जो कफिंग है ये किस वजह से आया होगा, ठीक है, किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट के वजह से आया होगा. ओके, सो हमने पढ़ा था कि जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के ऊपर क्या रहता है, एक कार्टिलेजिनस कवर रहता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एपिग्लोटिस. ठीक है, ये क्या है, ये हो गया हमारा लैरिंग्स, एंड ये क्या हो गया हमारा इसोफेगस. इसोफेगस, ठीक है, इससे फूड जाता है, यहाँ से एयर जाता है. जब यहाँ से फूड जाता है तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इसको कवर करता है, लैरिंग्स को कवर करता है जिससे कि फूड इसके अंदर ना चला जाए. ये क्या है, एपिग्लोटिस. ठीक है, अभी अगर इस एपिग्लोटिस का इम्प्रॉपर मूवमेंट हुआ, ठीक से ये कवर नहीं कर पाया लैरिंग्स को,
तो क्या होगा, लैरिंग्स के अंदर फूड चला जाएगा, ये एयरवे है, इसके अंदर फूड चला जाएगा तो क्या होगा, कफिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज एपिग्लॉटिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो एपिग्लॉटिस है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या होता है, कार्टिलेजिनस स्लैब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके एयरवे दैट इज लैरिंग्स को कवर करता है। डायफ्राम के इम्प्रॉपर मूवमेंट से कफिंग नहीं होगा, नेक के प्रॉपर मूवमेंट से इम्प्रॉपर मूवमेंट से कफिंग नहीं होगा, ना ही टंग के इम्प्रॉपर मूवमेंट से होगा। यहाँ पर फूड स्वॉलोइंग की बात की जा रही है, तो जब स्वॉलो करते हैं तब एपिग्लॉटिस जो है वो लैरिंग्स को कवर करता है। अगर इम्प्रॉपर मूवमेंट हुआ, ठीक से लैरिंग्स को कवर नहीं कर पाया तो लैरिंग्स के अंदर फूड चला जाएगा, जिससे क्या होगा, कफिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से, ये क्वेश्चन भी है AIPMT 2011। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फिगर गिवन बिलो शोज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग where exchange of gases takes place. In which one of the following options given below the one part of A, B, C or D is correctly identified along with its function? Okay, so options are, option first C में क्या बता रहा है, arterial capillary passes oxygen to tissues. ऑप्शन सेकंड क्या बता रहा है, A, alveolar cavity main site of exchange of gases. ऑप्शन थर्ड क्या बता रहा है, D, capillary wall exchange of O2 and CO2 takes place here. and option fourth क्या बता रहा है, B, red blood cell transport of CO2 mainly. ठीक है, अभी इस डायग्राम को देखना है हमें, क्या बोल रहा है, द फिगर गिवन बिलो शोज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस आर गिवन ऑप्शंस बिलो of the one part A, B, C और D is correctly matched identified with their function. ठीक है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि A, B, C और D जो है वो करेक्टली मैच्ड है कि नहीं, जो पार्ट है वो करेक्टली मैच्ड है कि नहीं, साथ में उसके फंक्शन को भी देखना है। ठीक है, कि सही फंक्शन बता रहा है कि नहीं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखते, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, C, आर्टेरियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यूज। ओके, अभी अगर आप सी को देखोगे तो सी किसको बता रहा है, आरबीसी को बता रहा है, ना कि आर्टेरियल कैपिलरी को बता रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर तो आइडेंटिफिकेशन ही गलत है, फंक्शन तो छोड़ो, आइडेंटिफिकेशन ही गलत है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, ए, एल्वियोलर कैविटी को बता रहा है, क्या है ये, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या है, एल्वियोलर कैविटी, एंड यहीं पर क्या होता है, मेन साइट है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, डिफ्यूजन होता है गैसेस का। तो जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या हो जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, वो एल्वियोलर कैविटी को ही मार्क कर रहा है, एज वेल एज उसका फंक्शन भी करेक्ट बताया गया है। ऑप्शन थर्ड की बात करें, ऑप्शन थर्ड में क्या बता रहा है, डी, कैपिलरी वॉल एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस हियर। अभी अगर आप डी को देखोगे तो डी किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर बेसमेंट सब्सटेंस को डिनोट कर रहा है, ना कि कैपिलरी वॉल को। यहाँ पर क्या रहता है, बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंस रहता है, ना कि ये है कैपिलरी वॉल। कैपिलरी वॉल ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ना कि ये बीच वाला। कैपिलरी वॉल और एल्वियोलर वॉल के बीच में क्या रहता है, बेसमेंट सब्सटेंस रहता है। सो जो ऑप्शन थर्ड है वो भी बिल्कुल गलत बता रहा है। एंड ऑप्शन फोर्थ की बात करें, बी, आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली। ठीक है, बी जो है वो आरबीसी को तो मार्क कर रहा है, बट आरबीसी जो होता है वो मेनली CO2 को नहीं बल्कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, वो मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। CO2 तो सिर्फ 20 to 25% वो ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन को 97% ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी हो जा रहा है गलत। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन सेकंड दैट इज ए, एल्वियोलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, सो ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन है AIPMT 2011। ओके, AIPMT 2011। का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज। ऑप्शन फर्स्ट, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सेकंड, बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC। थर्ड ऑप्शन इज फ्री CO2 इन ब्लड प्लाज्मा एंड फोर्थ ऑप्शन इज 70%
कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन एंड 30% बाइकार्बोनेट। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो CO2 रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी से वो ब्लड में कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बता रहा है। कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन जो रहता है, हीमोग्लोबिन से CO2 जो बाइंड होता है वो 20 to 25% होता है। ठीक है, तो ये बल्क तो नहीं है, ये मैक्सिमम अमाउंट तो है नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहता है कितना, 70%। ठीक है, हमारे RBC पे एक एंजाइम रहता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि CO2 को H2O के साथ बाइंड करा के क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, फिर क्या बना देता है, बाइकार्बोनेट आयंस बना देता है। एंड ये कैसा रहता है, रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है, वापस कार्बोनिक एसिड से CO2 भी वापस बन सकता है। ओके, सो जो ऑप्शन सेकंड है हमारे पास वो क्या हो जा रहा है, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जा रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या बता रहा है, फ्री CO2 इन ब्लड प्लाज्मा। फ्री CO2 इन ब्लड प्लाज्मा, CO2 जो ब्लड प्लाज्मा डिजोल्व होता है वो 7% रहता है, 5 to 7% रहता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो 70% कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन एंड 30% क्या बता रहा है, बाइकार्बोनेट बता रहा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, 70% एज बाइकार्बोनेट रहता है एंड यहाँ पर 30% नहीं रहता, 20 to 25% रहता है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कितना रहता है, 20 से 25%। ओके, सो ये ऑप्शन भी क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC। क्वेश्चन कहाँ का है, AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ऑप्शन फर्स्ट, वर्कर्स इन द ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है, अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। ऑप्शन थर्ड इज, cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi. And option fourth is, neural signals from pneumotaxic center in pons region of brain can increase the duration of inspiration. Okay, ऑप्शंस को देखते, क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट हमारे को पूछा है ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर लंग फाइब्रोसिस क्यों होता है, जब स्टोन ब्रेकिंग या फिर ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज में जो भी वर्कर्स रहते हैं बहुत सारा डस्ट इनहेल कर लेते हैं, तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उतने सारे डस्ट को काउंटरएक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। ओके, हमारे को करेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना था। बाकी के तीनों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में CO2 हीमोग्लोबिन कैरी तो करता है बट 90% नहीं, कितना करता है, 20 से 25%। ठीक है, सो ऑप्शन सेकंड गलत हो जाता है। ऑप्शन थर्ड की बात करें, सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई कहाँ पर होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई होता है एस्थमा में। एस्थमा में क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है जिससे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, एम्फाइसीमा। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होता है। सो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, जो कि गलत है। इंक्रीज नहीं करता ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को, वो ब्रीथिंग रेट को बढ़ाता है। कैसे करके, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के ड्यूरेशन को डिक्रीज करता है, जिससे ब्रीथिंग रेट नॉर्मल से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इंक्रीज की जगह क्या होता है, डिक्रीज होता। ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के ड्यूरेशन को डिक्रीज करता है, जिससे कि ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ भी गलत हो जाता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। ओके, क्वेश्चन कहाँ से है, AIPMT 2012 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
People who have migrated from plains to an area adjoining Rohtang Pass about 6 months back. First option, suffer from altitude sickness with symptoms like nausea and fatigue. Option second, have the usual RBC count but their hemoglobin has very high affinity to oxygen. Option third क्या है, have more RBCs and their hemoglobin has a lower binding affinity to oxygen. And fourth option क्या है, they are not physically fit to play games like football. Okay, so क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं प्लेन्स से एक एरिया में जो कि रोहतांग पास के पास में है, ठीक है। रोहतांग पास जो है ये एक हाई अल्टीट्यूड एरिया है, ठीक है, पहाड़ों में है रोहतांग पास। ओके, अभी अगर आप हाई अल्टीट्यूड एरिया में जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है। अभी अगर एयर प्रेशर कम है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी कम होगा। अभी अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो आपका जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो एफिनिटी होगी, बाइंडिंग होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। अभी जब एफिनिटी कम हो जाती है बॉडी में कि भाई ऑक्सीजन प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाता, नॉर्मली क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, बट जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 2 या 3 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर पाते हैं, ठीक है। तो एफिनिटी जब कम हो जाती है तो बॉडी क्या करता है, उसको काउंटर रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा आरबीसीज बनाने लगता है। ज़्यादा आरबीसीज बनाएगा तो वो सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले जाएगा, भले एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कम ऑक्सीजन लेकर के जा रहा हो। ओके, सो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन क्या बता रहा है, सफ़र फ्रॉम ऑल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक नोजिया एंड फटीग, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि 6 मंथ पहले वो शिफ्ट हुआ है, अभी उसको 6 मंथ हो चुका है तो उसकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी है, उसकी बॉडी एक्स्ट्रा आरबीसीज बना चुकी है, तो उसको ऑल्टीट्यूड सिकनेस अब नहीं होगी, ऑल्टीट्यूड सिकनेस अब नहीं होगी। अगर इनिशियली वो वहाँ पर क्या करते हैं, माइग्रेट किया होता तो उसको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, हैव द यूजुअल आरबीसी काउंट बट देयर हीमोग्लोबिन हैज़ वेरी हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन, जो कि बिल्कुल गलत है। एफिनिटी तो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है, अभी पार्शियल प्रेशर ही ऑक्सीजन का कम है हाई अल्टीट्यूड एरिया में, तो वहाँ पर एफिनिटी कैसे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ पर यूजुअल काउंट भी नहीं होता है, 6 महीने बाद उसकी आरबीसी काउंट भी बढ़ जाएगी नॉर्मल से। थर्ड ऑप्शन देखो, हैव मोर आरबीसीज एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज़ अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू O2, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आरबीसी काउंट यहाँ पर बढ़ जाती है, बट हाई एल्टीट्यूड में जब पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है ऑक्सीजन का, उसकी वजह से क्या होता है, बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पर वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करें, आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल, ठीक है। अगर इनिशियली वहाँ पर माइग्रेट किया होता तो नहीं खेल पाता, ऐसे हार्श गेम जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वैसे गेम्स नहीं खेल पाता, बट अभी वो 6 मंथ्स हो चुके हैं उसको माइग्रेट किए हुए, वो अडेप्ट हो चुका है तो वो खेल सकता है। ओके, सो ऑप्शन फोर्थ भी यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड, दैट इज हैव मोर आरबीसीज एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज़ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन, यही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कहाँ से हमारे पास, AIPMT 2012 का क्वेश्चन। ओके।